हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्लास 10 ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 3 यानी कि क्लास नंबर 3 है, जिसमें क्या चल रहा था, भारत संसाधन एवं उपयोग, चैप्टर 1 ही है ज्योग्राफी का। तो चलिए आगे देखते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कि अनवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं गया है, डायरेक्ट लिख दिया गया है कि 2 प्रकार के होते हैं। तो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं क्वेश्चन देकर कि अनवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला का नाम है पुनः चक्रीय। पुनः चक्रीय कहने का अर्थ है कि जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे में क्या लिखा गया है कि धातु के जगह पर आप मान लीजिए कोई लोहा क्या है, तो एक धातु है। तो आप एक टेबल खरीद कर लाइए लोहा का, उस टेबल का आप 2 से 3 साल उपयोग कर लीजिएगा, फिर उसे कबाड़ी वाला को बेच दीजिएगा। तो कबाड़ी वाला क्या करेगा, उसे पुनः गलाकर लोहा का रूप दे सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि धातु यानी कि लोहा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इसका नाम है पुनः चक्रीय, मतलब जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके जैसे में क्या हो जाएगा, धातु। दूसरा में है अचक्रीय, मतलब जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जैसे में दिया गया है जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन के जैसे मान लीजिए कि कोयला, पेट्रोलियम, तो कोयला को हम पुनः प्राप्त नहीं ना कर सकते हैं। तो इसलिए कोयला क्या है, एक अचक्रीय संसाधन है। उसके बाद की पेट्रोल क्या है, तो वो भी है अचक्रीय अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो ये वाला दोनों अब समाप्त हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। चौथा में कहता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना, यानी कि मालिक। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला का नाम है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत कहने का अर्थ है कि चलिए आगे बताते हैं इसके डिफिनेशन में। दूसरा है कि सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, जिसमें पहला का नाम है व्यक्तिगत संसाधन। तो चलिए जानते हैं व्यक्तिगत संसाधन के बारे में क्या लिखा गया है। एक में व्यक्तिगत संसाधन, तो वैसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। एक व्यक्ति का अधिकार, जैसे में क्या कह सकते हैं कि एक कपड़ा है, इस कपड़ा पर अगर आप कोई कपड़ा पहने हैं तो उस कपड़ा पर केवल और केवल आपका अधिकार है। ये जो घर बनवाया है उसका अधिकार इस घर पर है, मतलब जिस पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार हो। घर पर किसका अधिकार होता है, एक व्यक्ति का। भूखंड मतलब होता है खेत पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होगा। कलम, इस कलम से हम लिख रहे हैं तो ये मेरा कलम है, मतलब एक व्यक्ति का अधिकार है। कपड़ा एक व्यक्ति का अधिकार है। जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अगला है कि सामुदायिक संसाधन, जिस पर पूरे समुदाय यानी कि पूरे समाज का अधिकार हो उसे कहते हैं सामुदायिक संसाधन। तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में देखिए कि मंदिर में प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है, उसे रोक नहीं है क्योंकि वो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से मस्जिद में भी कोई भी जा सकता है, वहां पर भी रोक टोक नहीं है क्योंकि वो सामुदायिक संसाधन है। चारण भूमि क्या होता है, जहां पर गाय भैंस या फिर बकरी को जहां चराया जाता है उसी को बोलते हैं चारण भूमि, जिस पर कोई भी व्यक्ति जाकर चरा सकता है क्योंकि वो क्या है, सामुदायिक संसाधन है। जिस पर मतलब समाज के सभी व्यक्ति का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन, जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन। अगला कहता है, तीसरा में है राष्ट्रीय संसाधन, मतलब जिस पर किसी एक देश का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे हम लोग क्या रहते हैं, एक भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन है, संसाधन क्या होता है, जो हमारे जीवन में उपयोग में आए वही संसाधन है। तो वैसे संसाधन जिस पर किसी एक मतलब राष्ट्र का अधिकार, राष्ट्र का मतलब होता है देश का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मतलब हम लोग भारत देश में रहते हैं, भारत देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन है उसे क्या कह सकते हैं कि यह भारत देश का संसाधन है। इस पर अधिकार किसका है, तो भारत देश का अधिकार है। ठीक है, अगला है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, देश से बाहर। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है, नहीं गलत बोल दिए, राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, देश के अंदर, और अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है देश से बाहर। तो जितने भी देश से बाहर चीजें जो भी होता है उसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाया गया है जो सभी देशों के लिए निर्धारित करता है कि ये इसके लिए है। तो ऐसे संसाधन जिस पर किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था मतलब देश से बाहर एक ऐसा चीज बनाया गया है जो सभी देशों को नियंत्रित करता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय का मतलब होता है देश के अंदर, अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है देश से बाहर। अगला कहता है कि 5 में है कि अपरजक आर्थिक क्षेत्र क्या है। तो कहता है किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपरजक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपरजक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। चलिए जैसे में पहले देखते हैं। जैसे में कहता है कि मान लीजिए कि यह क्या है, भारत देश, मानना है
यह क्या है, भारत देश है। यहाँ से उसमें कह रहा था कि 200 किलोमीटर, तो मान लीजिए ये भारत देश है, भारत की सीमा यहीं तक है, चाहे इधर तक है, यहीं तक, तो इधर हम नहीं, हम इधर ये हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 200 किलोमीटर, मतलब भारत के बाद समुद्री क्षेत्र में, समुद्र है भारत के बाद जहां पर भी हुआ उसमें, मतलब उसमें क्या है कि 200 किलोमीटर तक, मतलब उस समुद्र में 200 किलोमीटर तक क्या कहलाएगा, अपर्जक आर्थिक क्षेत्र। मतलब ये भारत देश है, इससे बाहर, मतलब इससे बाहर समुद्र में कितना किलोमीटर तक इसका अधिकार रहेगा भारत देश का, तो 200 किलोमीटर तक उसमें यह कुछ भी कर सकता है, जिसमें उसको क्या कहेंगे, अपर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की